यस फ्रेंड्स, तो पिछली उसमें हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब आए बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, बैंक की बैलेंस शीट बनाने के लिए वही जो फॉर्मेट सेक्शन 29 शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 उसमें आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। और ये फॉर्मेट क्या होगा जो आपको मैंने उस स्लाइड में बता रखा है। अब इसमें से एक एक आइटम लेते हैं। सबसे ऊपर आता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल लाइबिलिटीज में सबसे पहली आइटम होती है कैपिटल, और कैपिटल का शेड्यूल 1 होता है। शेड्यूल 1 आप जानते हैं बैंकों में ऑथराइज कैपिटल है, वो केवल दिखाई जाती है, टोटल में नहीं आती है। उसके बाद पेड अप कैपिटल है, जिसके शेयर जारी कर दिए वो आएंगे पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल में पेड अप कैपिटल आएगी। उसके बाद में शेयर्स प्रीमियम आ जाएगा, शेयर प्रीमियम आ गया। इसके बाद कोई प्राइवेट प्लेसमेंट से हमने शेयर की कैपिटल, शेयर को रख के हमने लिया प्रेफरेंशियल शेयर, जिसे हम कहेंगे प्रेफरेंशियल शेयर, ये यहां आ सकते हैं। तो कैपिटल में इस शेड्यूल में बताया जाएगा कौन कौन से आएंगे। इसके बाद दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये आते हैं यहां पर रिजर्व्स। रिजर्व्स में कौन कौन से रिजर्व्स आ सकते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, उसके बाद स्पेशल रिजर्व्स होते हैं, इसके बाद में जनरल रिजर्व्स होते हैं। जनरल रिजर्व्स होते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस बनता है, सरप्लस प्रॉफिट, ये आपके कैपिटल का दूसरा पार्ट है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद लायबिलिटीज में तीसरी लायबिलिटी डिपॉजिट्स की होती है बैंकों में। अब डिपॉजिट्स का एक शेड्यूल बनेगा, जिसका शेड्यूल 3 होगा। डिपॉजिट का शेड्यूल 3 होगा, थर्ड शेड्यूल। इस शेड्यूल में आएगा बाइफर्केशन ऑफ डिपॉजिट्स, जैसे डिपॉजिट्स इन इंडिया, डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया, फिर उसके बाद में टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। ये बाइफर्केशन अलग अलग बताए जाते हैं। तो डिपॉजिट्स आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिट्स आउटसाइड इंडिया, ये शेड्यूल में बताएंगे। उसके बाद डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक्स, डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये बाइफर्केशन अलग बताया जाए। डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये बाइफर्केशन अलग बताया जाता है। एक बाइफर्केशन वो होता है टाइम डिपॉजिट्स, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स। और ये मैं कहां बता रहा हूं, ये आपके शेड्यूल में आएंगे।
बैलेंस शीट में एक ही आइटम आएगी डिपॉजिट्स, और डिस्क्लोजर्स में शेड्यूल में आएगा वो अलग अलग आएगा। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट और इंटरबैंक डिपॉजिट्स, भारत के अंदर डिपॉजिट्स, भारत के बाहर के डिपॉजिट्स। ये आपके डिपॉजिट्स के बाद चौथी होती बोरोइंग। लायबिलिटीज में चौथी होती बोरोइंग, और बोरोइंग्स में आप बैंक जो करता है, एक आरबीआई से कर सकता है, नाबार्ड से कर सकता है, आरबीआई से, नाबार्ड से। इसके अलावा हो सकता है बॉन्ड जारी करके आए, बोरोइंग किया हो बॉन्ड के माध्यम से, बोरोइंग थ्रू बॉन्ड्स। तो इस तरीके की लायबिलिटीज में पहला हुआ कैपिटल, दूसरा हुआ रिजर्व सरप्लस, तीसरा हुआ डिपॉजिट्स, और चौथा हुआ बोरोइंग। और लास्ट में एक आइटम आती है, वो प्रोविजंस हो सकते हैं, अदर लायबिलिटीज, अदर प्रोविजंस, अदर लायबिलिटीज या प्रोविजंस। उदाहरण के लिए कुछ एक्सपेंसेस है जो हमने भुगतान नहीं किए, वो प्रोविजंस में आ जाएंगे। जो मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बताई थी, अगर वो लायबिलिटी के है तो यहां आ जाएंगी। इसके बाद इसी के नीचे वो आते हैं एसेट्स में सबसे पहला एसेट्स आते हैं, वो कैश एंड बैंक बैलेंसेस के आएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक बैलेंस के शेड्यूल बनेगा। कैश एंड बैंक बैलेंस का शेड्यूल होगा 6। इसमें डिटेल आ जाएगी, कौन सी जगह जमा है, किस रूप में जमा है, करंट में जमा है, एफडी जमा है, आरबीआई में जमा है, या किसी दूसरे बैंक में जमा है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल आता है। इन्वेस्टमेंट, और देखिए ये रनिंग आइटम चलेगी, और ये आपका इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल 7 आएगा। और यहां मैंने आपको बताता हूं कि बैंक जो है इन्वेस्टमेंट करता है, उसके शेड्यूल में एक एसएलआर का आता है, एक नॉन एसएलआर आता है। एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पूरा करने के लिए निवेश किए गए थे, वो एसएलआर इन्वेस्टमेंट है, एसएलआर सिक्योरिटीज कहलाती है। बैंक नॉन एसएलआर में भी अगर पैसा सरप्लस है तो लगा सकता है। ये शेड्यूल में दिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कौन सी कैटेगरी में किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट में शेड्यूल में एक चीज और आएगी, इस शेड्यूल में एक चीज और आएगी, और वो क्या आएगी कि जो हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है उसकी भी बाइफर्केशन आएगा। उदाहरण के लिए सिक्योरिटीज को 3 उसमें बांटा जाता है। हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक होता है एएफएस, अवेलेबल फॉर सेल, और एक होता है एम टू एम। तो ये शेड्यूल में मिलेगा इन्वेस्टमेंट में कि आपने ये शेयर्स, ये बॉन्ड्स का इन्वेस्ट किया है, उसको किस कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इन पे प्रोविजन का फर्क पड़ता है।
इन पे मार्केट के अनुसार प्रोविजन करना पड़ता है। ये आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इनको, तो इसका भी प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। जिनको आप बेच सकते हैं उनका मार्केट रेट के अनुसार प्रोविजन करना पड़ेगा। प्राय ब्याज की रेट जब बढ़ती है, बॉन्ड की रेट कम हो जाती है, और ऐसे केसेस में बैंक को नुकसान होता है प्रोविजन करके। इस टाइम पे प्रोविजन नहीं किया जाता है क्योंकि इनको आप बेच भी नहीं सकते। तो ये इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में आएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद जो होता है आपका एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का शेड्यूल 8 बनेगा और इसका बाइफर्केशन कई तरीके से बताया जाता है। शेड्यूल 8 में एक बाइफर्केशन होगा प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के हिसाब से, जो आपको मैंने पढ़ाए थे प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, उसके अनुसार इसका बाइफर्केशन होगा। दूसरा बाइफर्केशन होगा वो एसेट क्लासिफिकेशन के अनुसार, इरा गाइडलाइन क्लासिफिकेशन के अनुसार स्टैंडर्ड। इसके बाद एक स्टैंडर्ड एसेट का है, एक SM1 है, एक SM2 है, एक सब स्टैंडर्ड है, और D1, D2 और D3 और लॉस एसेट। ये जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA का एक बाइफर्केशन शेड्यूल में इस तरीके से होगा। तो लोन्स एंड एडवांसेस के शेड्यूल में ये चीजें आएंगी। इसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस के अलावा फिर आते हैं फिक्स एसेट्स, जो आप जानते हैं बहुत सारी चीजें फिक्स एसेट्स में। बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब फिक्स एसेट्स में आएंगे। फिक्स एसेट्स। उसके बाद अदर एसेट्स। अदर एसेट्स का फिक्स एसेट का शेड्यूल 9 है और अदर एसेट्स का 10 नंबर शेड्यूल है। देखिए, लोन्स एंड एडवांस का जो शेड्यूल है वो आपका 9 नंबर है, 9 नंबर। और फिक्स एसेट्स का शेड्यूल है वो 10 नंबर है, और अदर एसेट्स का शेड्यूल है वो 11 नंबर है। कैश और बैंक बैलेंस 6 नंबर था। इसके बाद बैलेंस विद अदर बैंक्स, बैलेंस विद अदर बैंक्स ये 7 नंबर था, और 8 नंबर आपका इन्वेस्टमेंट का था। तो ये आपके शेड्यूल्स में इस तरीके से बैंक की बैलेंस शीट तैयार हुई। अब बैंक की बैलेंस शीट होने के बाद मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट का ऑडिट होता है सेक्शन 30 के अनुसार। तो अब यहां आपको बैलेंस शीट बनाने के बाद देखिए, व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इसका साइमल्टेनियस ऑडिट होता रहता है, और बैंक में RBI द्वारा लगाए गए ऑडिटर्स, जिनको स्टेटरी ऑडिटर्स कहते हैं, स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स, ये ऑडिटर्स बैंक में पहुंच जाते हैं
और इनकी देखरेख में बैलेंस शीट बनती है। अब जब बैलेंस शीट बन गई तो सबसे पहला एक होता है नोट्स ऑन अकाउंट्स, और नोट्स ऑन अकाउंट मैनेजमेंट देता है। ये मैनेजमेंट साइन करता है, मैनेजमेंट। और इस नोट्स ऑन अकाउंट में मैनेजमेंट के अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में इसमें आता है, और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनका इसमें विवरण करना जरूरी है, वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में आ जाती है। और ये आपका शेड्यूल 17 नोट्स ऑन अकाउंट के बारे में होता है। नोट्स ऑन अकाउंट्स के बाद फिर जो आपका आता है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ऑडिटर्स रिपोर्ट लास्ट में ऑडिटर साइन करते हैं और लिखते हैं, और ये बैलेंस शीट अगर ऑडिटर्स में कुछ इसमें क्वालिफिकेशन डाल दिया, वो बैलेंस शीट क्वालिफाइड बैलेंस शीट कहलाएगी। अगर कोई क्वालिफिकेशन, जैसे ऑडिटर कहते हैं कि हमें रिकॉन्सिलेशन पूरा करके नहीं बताया, ये आपका क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफाइड बैलेंस शीट ठीक नहीं होती है। बैलेंस शीट जो क्लीन होती है उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और अच्छी बैलेंस शीट वही होती है जो क्लीन होती है। और क्लीन बैलेंस शीट में ऑडिटर्स देखेंगे दैट दिस बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन of the company, of the bank, to the best of our knowledge, and the information submitted to us। और इसको स्टेटरी ऑडिटर्स जितनी भी फर्म है, एक बैंक के ऑडिटर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो जितने भी ऑडिटर्स हैं वो साइन करेंगे, और नोट ऑन अकाउंट साइन करेंगे मैनेजमेंट की। बैलेंस शीट में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का साइन करना जरूरी है, and which must include one CEO or CFO of the bank। So this is about the balance sheet। Again I summarize this chapter। First of all, हमने देखा कि बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसमें पहली चीज है कि बैंक पहले अपना रिकॉन्सिलेशन तैयार करते हैं, और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके बाद कंपनी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आरबीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उनके अनुसार हम डिस्क्लोजर्स करते हैं। इसमें एक डिस्क्लोजर और इंपॉर्टेंट है, और वो आपका कैपिटल के शेड्यूल में क्रार रेशियो आता है। बैंकों में ये रेशियो आता है क्रार, और क्रार मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। देखिए, बेसल कमिटी के अनुसार हर एक बैंक को अपने रिस्क वेटेड एसेट का 9% कॉमन इक्विटी रखनी जरूरी है, और इसके अलावा
2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर्स बनाने हैं। तो ये रेशो है अपने रिस्क वेटेड एसेट का, आपके पास जो कैपिटल वो कितनी है, इसका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में इसका भी किया जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से हेड्स हैं, उनके शेड्यूल कौन कौन से हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे जो दिखाई जाती है वो अर्निंग पर शेयर दिखाई जाए, ईपीएस। ईपीएस का डिस्क्लोजर भी जरूरी है। और अर्निंग पर शेयर है जो नेट प्रॉफिट है और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, ये अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है। इसके बाद मैंने कैपिटल बताया, मैंने बैलेंस शीट पढ़ाई और बैलेंस शीट में आपको विभिन्न जो इसके आइटम्स हैं वो बताए। कैपिटल में एक चीज और बतानी पड़ती है कि मेजर शेयर होल्डर्स कौन है। शेयर होल्डर्स मेजर जो है उनका भी इसमें डिस्क्लोजर होता है, शेयर होल्डर्स का डिस्क्लोजर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन से हैं, कितने हैं, और मेजर शेयर होल्डर्स कितने हैं, ये भी आपके कैपिटल के शेड्यूल में बताया जाता है। मैंने एडवांसेज के शेड्यूल बताए, उसमें एनपीए बताया था, एनपीए का शेड्यूल बनेगा, प्रायोरिटी सेक्टर का एक शेड्यूल बनेगा, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज का एक शेड्यूल बनेगा। ये आपके शेड्यूल्स हैं। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि बैलेंस शीट बैंक की कैसे बनाई जाती है और इसको प्रोसेस क्या है, किस पीरियड पे बनाई जाती है। एक चीज और बता देता हूं कि बैंक चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, लेकिन वो अनऑडिटेड होते हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट की एक साल में एक बार तैयार करके और एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स को उसमें प्रस्तुत करना जरूरी है। और जब एजीएम में पास हो जाए उसके बाद ये कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इसकी कॉपियां जाएंगी। तो ये आज के टॉपिक में मैंने आपको कवर किया है। थैंक यू वेरी मच।